हेलो एवरीवन, स्टडी ए विज़न में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत का इतिहास के तहत पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत में किस प्रकार आगमन हुआ। इसे पढ़ने के बाद आप जान सकेंगे कि यहाँ भारत का जो व्यापार होता था यूरोपीय कंपनियों के साथ किस प्रकार होता था, कौन से मार्ग थे, किसने यहाँ आकर अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्राचीन काल में यूरोप और भारत के बीच व्यापारिक संबंध जो है यूनानियों के साथ आरंभ हुआ। मध्यकाल में यूरोप का भारत के व्यापार कई मार्गों से होता था। इसमें एक मार्ग फारस की खाड़ी तक समुद्र के रास्ते जाता था, वहाँ से इराक, उसके बाद तुर्की, तुर्की से ज़मीन के रास्ते होते हुए आगे समुद्र के रास्ते, फिर वेनिस और जिनेवा तक जाता था। इसमें एक दूसरा मार्ग था लाल सागर से ऊपर जाता था, जो मिस्र के सिकंदरिया से थल मार्ग और वहाँ से समुद्र के जरिए वेनिस और जिनेवा पहुँचता था। एक तीसरा मार्ग भी था जो काफ़ी कम प्रचलित था, यानी थल मार्ग था वो, यानी भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के दर्रों से ऊपर मध्य एशिया, रूस और बाल्टिक सागर को पार करता हुआ ये जाता था। तो इस प्रकार भारत का जो व्यापार था यूरोप से मिलाने वाले दो समुद्री मार्गों से होता था। दो मुख्य मार्ग थे, पहला फारस की खाड़ी का और जो है और दूसरा जो था लाल सागर से होते हुए। एशिया का अधिकांश व्यापार जो था अरबवासियों के साथ होता था, जबकि भूमध्य सागरीय और यूरोपीय व्यापार इतावली व्यापारियों के एकाधिकार में, इतावली मीन्स क्या कहते हैं, इटली के जो व्यापारी थे उनके एकाधिकार में था। यह व्यापार पूर्वी देशों के गर्म मसालों के कारण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता था, क्योंकि जो यूरोप के लोग थे ये मांस ज़्यादा खाते थे और मांस में ये लोग का नमक और काली मिर्च डला हुआ पदार्थ खाते थे, जो जाड़ों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था और इसी पे ये लोग जिंदा रहते थे। 1453 ईस्वी में कुस्तुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया और इस वजह से पूर्वी और पश्चिमी देशों के मध्य जो संपर्क स्थापित करने वाला मार्ग था उस पर तुर्कों का अधिकार हो गया। और तुर्कों का जब अधिकार हो गया तो इन्होंने जो है यूरोपीय वासियों को, जो व्यापारी थे वहाँ के, उनको अपने राज्य से होते हुए व्यापार करने से मना कर दिया कि आप यहाँ होकर अपना व्यापार नहीं चला सकते। तो पहले वेनिस और जिनेवा के व्यापारियों ने यूरोप और एशिया के बीच व्यापार पर एकाधिकार कर लिया था। इस कारण यूरोप के जो नवीन राष्ट्र थे स्पेन और पुर्तगाल यहाँ व्यापार से बहिष्कृत थे, लेकिन गर्म मसाले के जो महत्व था और भारत के विख्यात वैभव से यहाँ के लोग मेरे मन में जो थोड़ा लालच बढ़ा और ये पूर्व के साथ व्यापार करने को ये बहुत ज़्यादा लालायित थे। इसी वजह से पश्चिमी यूरोप के नवीन राज्यों ने भारत और इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों तक पहुँचने के लिए अपेक्षाकृत कम जोखिम वाले मार्ग ढूंढने स्टार्ट कर दिए। ये लोग अरब और वेनिस के व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़कर तथा तुर्की के झगड़े से बचकर, क्योंकि तुर्की जो अपने यहाँ से व्यापार नहीं करने देना चाहता था, तो उस तुर्की के झगड़े से बचकर ये पूर्व के देशों से सीधे व्यापारिक संबंध कायम करना चाहते थे। ऐसा करने के लिए पूरी तरह समर्थ भी थे, क्योंकि 15वीं सदी के दौरान यहाँ पर जहाजरानी का निर्माण और नौपरिवहन विज्ञान में बहुत ज़्यादा प्रगति हुई थी। यानी यहाँ पे उस वक्त ये दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास जो उसका आविष्कार हो चुका था और नए भौगोलिक मार्ग और व्यापारिक मार्गों की खोज में पुर्तगाल के जो है ये अग्रणी था। अग्रणी यानी मतलब सबसे आगे था उस वक्त। यानी पुर्तगाल का जो राजकुमार था, जहाँ प्रिंस हेनरी, जिसको द नेविगेटर कहा जाता है, कि उसने काफ़ी प्रयास करने के बाद भौगोलिक खोजों का कार्य उसने आसान करवाया। अच्छा, पुर्तगालियों और स्पेन वासियों ने भौगोलिक खोजों का जो युग आरंभ किया था। पुर्तगाल के जो नाविक थे यानी बार्थोलोमेव डियाज ने 1487 में उत्तम आशा अंतरीप को खोज निकाला था। उत्तम आशा अंतरीप जो है, इसको हम आशा अंतरीप के कहते हैं। नवंबर 1947 से इसको नाम दिया गया था, यानी और बाद में से तूफानी अंतरिक्ष भी कहा गया। 1494 में स्पेन का जो निवासी था कोलंबस, ये भारत पहुंचने का मार्ग ढूंढते ढूंढते अमेरिका पहुंच गया और इसने अमेरिका की खोज कर डाली। 1498 में पुर्तगाली यानी वास्को डी गामा ने उत्तम आशा अंतरिक्ष का चक्कर काटते हुए भारत तक पहुंचने में सफलता पाई। तो इन जो समस्त नवीन खोजों का एकमात्र उद्देश्य व्यापारिक मार्गों की जानकारी प्राप्त करके अधिक से अधिक लाभ कमाना था। भारत के पश्चिम में मालाबार तट पर कालीकट और कोचीन तथा गुजरात में सूरत, भड़ौच और कैम्बे ये प्रसिद्ध मार्ग थे। ये बंदरगाह पश्चिमी देशों के साथ व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। अच्छा, दक्षिण पूर्व एशिया के मसाले जैसे रेशम, चीनी, मिट्टी, लाख इत्यादि वस्तुओं को मालाबार तट पर लाई जाती थी,
जहाँ से लाल सागर और लाल सागर से फारस की खाड़ी होते हुए इन्हें पश्चिमी देशों में भेजा जाता था। पश्चिमी देशों को भेजी जाने वाली और भी बहुत सारी चीज़ें थी भारतीय, जैसे कहते हैं सूती कपड़ा, नील, मसाले, जड़ी बूटियाँ। तो इस समय यहाँ जो गुजरात से भारी मात्रा में सूती कपड़े का निर्यात होता था। 1500 ईस्वी के आसपास लगभग पूरे समूचे व्यापार पर जो है एक खास समुदाय का नियंत्रण हो गया था, जिसको कहते हैं कोरोमंडल चेट्टियार समुदाय। अच्छा, बंगाल की खाड़ी के समूचे क्षेत्र में और विशेष रूप से कोरोमंडल से मलक्का तक के व्यापार में उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस व्यापार में उनके साथ एक दक्षिण पूर्वी व्यापारी समुदाय था, जिसको हम चूलिया मुसलमान कहते हैं। इस प्रकार जो भारत में पुर्तगालियों के आगमन के समय विशिष्ट रूप से समुद्री मार्गों पर विशिष्ट व्यापारिक समुदायों का प्रभुत्व था। भारत में यूरोपियों के आने के क्रम में सर्वप्रथम पुर्तगीज यहाँ पाए थे, उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। इन यूरोपियों में सबसे पहले अंग्रेज डच के बाद आए थे, परंतु उनकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो डच की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उससे पहले ही हो गई थी। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं पुर्तगीज़ की। यूरोपीय वासियों में सबसे पहले पुर्तगीज भारत आए थे। इन्हें उत्तम आशा अंतरीप का चक्कर काटते हुए अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक जो था, पथ प्रदर्शक रास्ता दिखाने वाला, उसकी सहायता से 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह जो कि कप कडाबू के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ पर वास्को डी गामा ने अपना बेड़ा उतारा। कालीकट में बसे हुए अरब व्यापारी जो थे उन्हें इससे क्या कहते हैं बड़ी परेशानी हुई, तो उनमें वैमनस्य की भावना पैदा हुई। मगर कालीकट का जो हिंदू राजा था उसने अपनी जिसकी पैतृक उपाधि जमोरिन, उसने उसका हार्दिक स्वागत किया और उसे मसाले और जड़ी बूटियों ये सब ले जाने की आज्ञा प्रदान कर दी। वास्को डी गामा को इस माल से यात्रा का जो व्यय था उसे निकालने के बाद लगभग 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ। इस तरह से पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन कुछ समय के लिए समस्त यूरोपीय व्यापारों का केंद्र बन गई और पुर्तगाली शासक मैनोर प्रथम द्वारा वाणिज्य के प्रधान की उपाधि इसने धारण की। 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वरेज कैब्रल इसके नेतृत्व में द्वितीय पुर्तगाली अभियान कालीकट में पहुंचा। इसने कालीकट बंदरगाह पर एक अरबी जहाज को पकड़ जबोरिन को उपहार स्वरूप भेंट कर दिया। 1502 में वास्को डी गामा जो है दोबारा भारत आया, यानी अगेन। 1503 में पुर्तगाली ने कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित की। 1505 में उन्होंने कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री बना ली और इसी साल उन्होंने 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाकर भारत भेज दिया। अच्छा, पुर्तगालियों के यूरोप और भारत के बीच एक सीधा समुद्री मार्ग खोजने के पीछे आर्थिक और धार्मिक कारण भी सक्रिय थे। आर्थिक कारणों की बात करें तो अरबों और यूरोपीय प्रतिस्पर्धियों यानी वेनिस और जिनेवा के व्यापारियों को समृद्ध पूर्वी व्यापार से निकालकर बाहर करना और धार्मिक कारणों से में अफ्रीका और एशिया की जनता को ईसाई बनाकर तुर्कों और अरबों की बढ़ती हुई शक्ति को संतुलित करना इनका मुख्य कारण था। आगे देखते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, यानी इसका पीरियड है 1505 से 1509। यानी अल्मीडा को जो है भारत का ये गवर्नर बना के भेजा गया। ये पुर्तगाली जो था उसे सरकार की ओर से निर्देश था कि वह भारत में पुर्तगाली दुर्ग बनाए, दुर्ग यानी किले, इस तरह किले बनाए कि जिसका जो लक्ष्य था सुरक्षा का न होकर हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित हो जाए। इस प्रकार अल्मीडा का जो मूल उद्देश्य था शांतिपूर्ण व्यापार करना था, तो उसकी जो नीति थी ये ब्लू वाटर पॉलिसी की या शांत जल की नीति कहलाई जाती है। अल्मीडा 1508 ईस्वी में एक संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े यानी गुजरात और मिस्र और तुर्की से चोल के समीप में इसका युद्ध हुआ, जिसमें ये पराजित हो गया और इसका पुत्र इसमें मारा गया। मगर ये जब ये अब वापस जा रहा था 1509 से पूर्व ही, इसने यही जो संयुक्त मुस्लिम बेड़ा था इसको पराजित कर दिया और इस वजह से ये एशिया में ईसाई जगत की नौसैनिक शिष्टता स्थापित हो गई और 16वीं शताब्दी में हिंद महासागर पुर्तगाली सागर के रूप में परिवर्तित हो गया, यानी यहाँ पर इसकी तूती बोलने लगी। आगे बात करते हैं अल्फांसो डी अल्बुर्क, यानी 1509 और से लेकर 1515 इसकी पीरियड है। अल्मीडा के बाद जो है अल्बुकर्क जो है गवर्नर बना। इसे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है।
इसने कोचीन को पहला अपना मुख्यालय बनाया और 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिलशाही सुल्तान से गोवा जीत लिया। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व की मोहर लगा दी। इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने 1511 में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी यानी मलक्का पर इसने नियंत्रण स्थापित कर लिया। फारस की खाड़ी के मुख पर स्थित हरमुज पर उसने 1515 में अधिकार कर लिया। ये तीनों जो है सामरिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, मगर बार बार प्रयास करने के बाद भी पुर्तगाली जो है अदन की खाड़ी पर अधिकार नहीं कर पाए, जो लाल सागर के व्यापार को नियंत्रण करने का जो है मेन की थी, यानी मेन कुंजी थी, ये मेन यानी मुख्य मार्ग था। अल्बुकर्क भारत में स्थापित पुर्तगीज आबादी बसाना चाहता था, इसलिए उसने स्वदेश वासियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा बंद करवा दी, किंतु उसकी नीति में एक बहुत बड़ी बुरी बात यह थी कि वह मुसलमानों को बहुत ज़्यादा तंग किया करता था। जो भी हो, उसने वफादारी के साथ पुर्तगीज की सेवा की और 1515 में उसकी मृत्यु हो गई। उस समय पुर्तगीज भारत की सबसे सबल जल शक्ति बन चुके थे तथा पश्चिमी समुद्र तट पर उनकी तूती बोलने लगी थी। तो आज इतना ही, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके आगे वाला हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए, थैंक यू।